नमस्कार रेल साथियों। इस वीडियो में हम देखेंगे आज बीकानेर डिवीजन के उत्तर पश्चिमी रेलवे बीकानेर यानी कि NWR के बीकानेर डिवीजन के जेई वर्कशॉप मैकेनिकल 25% IQ लेवल 6 के चयन हेतु आयोजित होने वाली लिखित परीक्षा का द्वितीय प्रश्न पत्र। दिनांक आप देख सकते हैं 27/12/2023, 27 दिसंबर 2023। समय इसके लिए 2 घंटे हैं। अंक इसके लिए 100 हैं। टोटल राजभाषा सहित 110 प्रश्न हैं। 100 आपको इसमें अटेंड करने हैं। बीकानेर वर्कशॉप का ये पेपर है और 17/12/2023 को लिया गया है। तो चलिए अपन इस प्रश्न पत्र को सॉल्यूशन देखेंगे इस वीडियो में। यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 1 है, मिडनाइट चिल्ड्रन पुस्तक किसने लिखी जो ब्रिटिश शासन से स्वतंत्रता और फिर विभाजन तक भारत की यात्रा को चित्रित करती है। मिडनाइट चिल्ड्रन पुस्तक के राइटर का नाम यहाँ पूछ रहा है। पहला प्रश्न है वो ये जो मिडनाइट चिल्ड्रन पुस्तक है ये आपके सलमान रश्दी हैं। इसके जो रचयिता हैं सलमान रश्दी हैं। तो ये आपका डी ऑप्शन यहाँ बिल्कुल करेक्ट हो जाता है। प्रश्न नंबर 2 की हम बात करें, हु इज वन ऑफ द करंट डिप्टी सीएम ऑफ राजस्थान। वर्तमान में राजस्थान के एक उप मुख्यमंत्री का नाम बताइए। तो वर्तमान में जो राजस्थान के मुख्यमंत्री हैं वो श्री भजनलाल शर्मा जी इस समय राजस्थान के मुख्यमंत्री हैं। और उसके बाद जो 2 उप मुख्यमंत्री बनाए हैं वो श्रीमती दिया कुमारी और प्रेमचंद बैरवा को बनाया गया है। तो यहाँ ऑप्शन में दिया कुमारी जी का नाम नहीं है। तो अपन यहाँ जो 2 उप मुख्यमंत्री बनाए गए हैं राजस्थान में, श्रीमती दिया कुमारी जी और श्री प्रेमचंद बैरवा जी, तो हम यहाँ प्रेमचंद बैरवा जी का ऑप्शन ले लेंगे। तो बी ऑप्शन यहाँ करेक्ट हो जाएगा। चलिए प्रश्न नंबर 3 है, वेरी वाज वर्ल्ड कप फाइनल 2320 वाज हेल्ड। वर्ल्ड कप क्रिकेट 2023 का फाइनल मैच किस शहर में हुआ। तो वर्ल्ड कप क्रिकेट 2023 था, ये भारत और ऑस्ट्रेलिया के बीच खेला गया था। भारत और ऑस्ट्रेलिया के बीच खेला गया था जिसमें ऑस्ट्रेलिया विजयी रहा और ये अहमदाबाद के नरेंद्र मोदी स्टेडियम में खेला गया है। तो ऑप्शन ए अपना यहाँ राइट आंसर हो जाएगा। प्रश्न नंबर 4 है, बाई विच स्पोर्ट्समैन रोहन बोपन्ना इज रिलेटेड विथ। खिलाड़ी रोहन बोपन्ना किस खेल से संबंधित हैं। तो ये टेनिस से संबंधित थे रोहन बोपन्ना जी। तो ऑप्शन डी अपन यहाँ ले लेंगे। इसके अलावा हम बात करते हैं इनमें से कौन सी कंपनी भारतीय रेल से संबंधित है। तो ये राइट्स, इरकॉन और IRFC। तो ये तीनों भारतीय रेलवे से संबंधित हैं। ये एक RSRDC है, ये रेलवे से संबंधित नहीं है। तो यहाँ सी आंसर आपका राइट आंसर हो जाएगा। उसके बाद हम बात करते हैं पहली वंदे भारत ट्रेन किस शहर के बीच चलाई गई। तो जो पहली वंदे भारत ट्रेन थी वो आपके 18 फरवरी 2019 को दिल्ली से वाराणसी के बीच चलाई गई थी। 18 फरवरी 2019 को दिल्ली से वाराणसी के बीच चलाई गई थी। तो ऑप्शन ए आपका यहाँ करेक्ट हो जाएगा। और जो ये वंदे भारत है इसको T18 पहले नाम दिया गया था, इसको वंदे भारत बोला जाता है। वंदे भारत ट्रेन आपका जो निर्माण कर रहा है वो ICF इंटीग्रल कोच फैक्ट्री पेराम्बूर चेन्नई कर रहा है। तो यहाँ ओ ऑप्शन आपके ए ऑप्शन आपका यहाँ करेक्ट हो जाएगा, दिल्ली से वाराणसी। यहाँ पर प्रश्न नंबर 7 में, हु वाज द फर्स्ट वुमेन प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। भारत की पहली महिला राष्ट्रपति का नाम पूछा गया है। तो जो भारत की पहला महिला राष्ट्रपति थी वो श्रीमती प्रतिभा पाटिल जी थी और ये भारत की 12वीं राष्ट्रपति जी थी। भारत की 12वीं राष्ट्रपति जी थी और इनका जो कार्यकाल ये 25 जुलाई और 25 जुलाई 2007 को नियुक्त हुई थी। तो इनका कार्यकाल रहा वो 2007 से 2012 तक इनका कार्यकाल रहा भारत की 12वीं राष्ट्रपति के रूप में। और ये देश की पहला महिला राष्ट्रपति थी। श्रीमती प्रतिभा पाटिल जी पहली महिला राज्यपाल भी थी जो राजस्थान राज्य की राज्यपाल रही। पहली महिला राज्यपाल भी यही थी। तो ऑप्शन डी आपके यहाँ करेक्ट हो जाएगा, श्रीमती प्रतिभा पाटिल जी।
प्रश्न नंबर है, वर्तमान में भारत में राज्यों केंद्र शासित प्रदेश कितने हैं? तो भारत में वर्तमान में 28 राज्य और 8 केंद्र शासित प्रदेश हैं। तो बी ऑप्शन आपका यहाँ करेक्ट हो जाएगा, 28/8। तो बी आंसर आपका यहाँ बिल्कुल करेक्ट हो जाता है। उसके बाद बात करेंगे हम, मैक मोहन रेखा किन देशों को विभाजित करती है? जो ये मैक मोहन रेखा है, ये भारत और चीन के बीच है। इंडिया एंड चाइना, भारत और चीन के बीच है मैक मोहन रेखा। तो इंडिया चाइना अपने ऑप्शन बी में दे रखा है, तो बी आंसर ले लेंगे। उसके बाद बात करेंगे हम क्वेश्चन नंबर 10, विच कोरोना वेरिएंट इज रिसेंटली फाउंड इन केरला? अभी हाल में कोरोना वायरस का कौन सा वेरिएंट केरल में मिला है? तो ये आपके JN1 मिला है। ऑप्शन ए आपका यहाँ करेक्ट हो जाएगा। उसके बाद बात करते हैं, हु इज द स्पीकर ऑफ राजस्थान असेंबली? वर्तमान में राजस्थान के विधानसभा अध्यक्ष का क्या नाम है? तो ये श्री वासुदेव देवनानी जी को राजस्थान का विधानसभा अध्यक्ष अभी हाल ही में जो भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनी है उसमें भजन लाल सरकार में राजस्थान के विधानसभा जो अध्यक्ष बनाए गए हैं वो वासुदेव देवनानी जी को बनाया गया है। तो सी आंसर आपके यहाँ ले लेंगे। क्वेश्चन नंबर 12 है, 1 2, हु इज द चीफ मिनिस्टर ऑफ उत्तराखंड? उत्तराखंड के मुख्यमंत्री का नाम यहाँ पूछा गया है, जो कि ऑप्शन ए में पुष्कर सिंह धामी। तो ऑप्शन ए अपन यहाँ ले लेंगे, श्री पुष्कर सिंह धामी जी को उत्तराखंड का मुख्यमंत्री का बनाया गया है। तो ऑप्शन ए यहाँ राइट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 13 है, हु इज द करंट PCME ऑफ NWR? उत्तर पश्चिमी रेलवे के वर्तमान में प्रमुख यांत्रिक इंजीनियर का नाम क्या है? प्रिंसिपल चीफ मैकेनिकल इंजीनियर कौन है? तो वर्तमान में ये आपके श्री विजय कुमार सक्सेना जी हैं, वीके सक्सेना जी हैं, श्री विजय कुमार सक्सेना। ऑप्शन डी यहाँ करेक्ट हो जाएगा। और CWE की बात करें तो CWE श्री RK मुंद्रा जी हैं, श्री RK मुंद्रा जी NWR के CWE हैं। ऑप्शन ए यहाँ जो दिया गया है ऑप्शन ए में वो CWE साहब का नाम दिया गया है, श्री RK मुंद्रा जी। और ये जो CME साहब हैं ये श्री विजय कुमार सक्सेना जी हैं, वीके सक्सेना जी। ऑप्शन डी यहाँ वीके सक्सेना जी का नाम आ जाएगा। प्रश्न नंबर 14 है, हाउ मेनी वंदे भारत ट्रेन आर रनिंग इन राजस्थान? राजस्थान में वर्तमान में कितनी वंदे भारत ट्रेन चल रही हैं? तो ये 3 ट्रेनें चल रही हैं। एक आपके जयपुर से दिल्ली छावनी, दूसरी आपके जयपुर से उदयपुर, और तीसरी आपकी जोधपुर से साबरमती गुजरात। तो 3 ट्रेनों का संचालन किया जा रहा है राजस्थान से। तो 3 यहाँ 3 ट्रेन आ जाएगा, सी आंसर अपना करेक्ट हो जाएगा। उसके बाद बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 15, व्हाट इज द करंट मंथली टारगेट ऑफ वैगन आउटन ऑफ C&W वर्कशॉप बीकानेर? कैरिज एंड वैगन कारखाने बीकानेर का वर्तमान मासिक वैगन आउटन लक्ष्य क्या है? तो वहाँ 116 वैगन मासिक मंथ के रखे गए हैं, एक महीने के 116। तो डी आंसर आपका यहाँ करेक्ट हो जाएगा। उसके बाद रोलिंग, स्टैटिक और स्लाइडिंग घर्षण बलों को उनके घटते क्रम में व्यवस्थित करें। तो घटते क्रम में ये सबसे पहले, अगर हम घटते क्रम में करेंगे तो सबसे पहले स्टैटिक्स आ जाएगा, फिर उसके बाद स्लाइडिंग आ जाएगा, फिर उसके बाद रोलिंग आ जाएगा। तो सी ऑप्शन आपका यहाँ करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 17 है, फ्रीक्वेंसी ऑफ ओसिलेशन इज, यानी दोलन की आवृत्ति क्या है? तो दोलन की जो आवृत्ति होती है वो दोलन प्रति सेकंड होती है। तो दोलन प्रति सेकंड आपके ऑप्शन ए में दे रखा है, तो ऑप्शन ए आपका यहाँ करेक्ट हो जाएगा। उसके बाद बात करते हैं हम 18, बाई विच इंस्ट्रूमेंट इंटेंसिटी ऑफ अर्थ क्यूक इज मेजर्ड? भूकंप की तीव्रता मापने का यंत्र क्या है? तो भूकंप सिस्मोग्राफ से मापा जाता है, भूकंप सिस्मोग्राफ से मापा जाता है। और ये जो उच्च तापमान जो मापा जाता है वो पायरोमीटर से मापा जाता है। और जो आंतरिक आयाम मापा जाता है वो माइक्रोमीटर से मापा जाता है। तो यहाँ भूकंप के लिए पूछा था, तो भूकंप के लिए सिस्मोग्राफ आ जाएगा, ऑप्शन सी यहाँ करेक्ट हो जाएगा। उसके बाद है, प्रकाश को इसके भागों में विभक्त करने को क्या कहते हैं? स्प्लिटिंग ऑफ लाइट इनटू इट्स कॉन्स्टिट्यूट इज नाउन एज।
यहाँ रिफ्रैक्शन है, तो रिफ्रैक्शन में जब प्रकाश की किरण एक मार्ग से दूसरे मार्ग में जाती है तो वो विचलित हो जाती है, तो उसको अपवर्तन कहते हैं। और प्रतिबिंब के लिए आपका दर्पण आ जाएगा, यानी दर्पण में जब आप देखते हैं तो यहाँ पर वस्तु का जब प्रतिबिंब देखते हैं तो वो रिफ्लेक्शन कहलाता है। हम हमारी शक्ल शीशे में देखते हैं तो उसका वो हमें प्रतिबिंब दिखता है, तो ये रिफ्लेक्शन होता है। और विक्षेपण के लिए प्रकाश को जो इसके भागों में विभक्त करते हैं वो विक्षेपण कहलाता है। तो यहाँ पूछा यह गया था कि प्रकाश को इसके भागों में विभक्त करने को क्या कहते हैं, तो इसे विक्षेपण कहते हैं। तो बी ऑप्शन आपका यहाँ आ जाएगा। उसके बाद बात करेंगे हम क्वेश्चन नंबर 20, इलेक्ट्रिक सप्लाई इन OHE वायर इन रेलवे। यहाँ ओवरहेड इक्विपमेंट वायर इन रेलवेज इज, तो यहाँ ओवरहेड इक्विपमेंट वायर इन रेलवे यानी इलेक्ट्रिक सप्लाई के लिए पूछा है। तो इलेक्ट्रिक सप्लाई यहाँ 25 केवी सिंगल फेज होती है, 25 केवी सिंगल फेज होती है। तो ऑप्शन जो सी आंसर है 25 केवी सिंगल फेज, यानी रेलवे में OHE वायर में विद्युत सप्लाई है तो ये 25 केवी सिंगल फेज की होती है। ऑप्शन सी अपन यहाँ ले लेंगे। उसके बाद बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 21 की। क्वेश्चन नंबर 21 में पूछा गया है रेलवे डीजल लोकोमोटिव में ऊर्जा परिवर्तन किस प्रकार होता है। तो ये यांत्रिक ऊर्जा से विद्युत ऊर्जा में होता है। जो रेलवे डीजल लोकोमोटिव है उसमें यांत्रिक ऊर्जा से विद्युत ऊर्जा में होता है। तो यांत्रिक ऊर्जा से विद्युत ऊर्जा यानी मैकेनिकल एनर्जी टू इलेक्ट्रिकल एनर्जी, ऑप्शन बी आपका यहाँ करेक्ट हो जाता है। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 22 है फ्यूल एफिशिएंसी को मापने की कैलोरीफिक वैल्यू की यूनिट है। तो एक केजी, किलो जूल ओब्लिक किलोग्राम, किलो जूल प्रति किलोग्राम, किलो जूल प्रति किलोग्राम होती है। तो ऑप्शन बी यहाँ अपन यहाँ ले लेंगे। इनमें कौन सी गैस ग्लोबल वार्मिंग के लिए जिम्मेदार नहीं है। ग्लोबल वार्मिंग के लिए यहाँ सल्फर डाइऑक्साइड ग्लोबल वार्मिंग के लिए जिम्मेदार है, कार्बन डाइऑक्साइड भी जिम्मेदार है, कार्बन मोनोऑक्साइड भी जिम्मेदार है, नाइट्रोजन यहाँ ग्लोबल वार्मिंग के लिए जिम्मेदार नहीं है। तो अपन ऑप्शन ए ले लेंगे। क्वेश्चन नंबर 24 है विच सबस्टेंस स्टेट में नॉट कॉज फायर, किस पदार्थ से आग नहीं लगती है। एयर आपको बढ़ावा देती है, फ्यूल ये भी बढ़ावा देती है, हीट ये भी बढ़ावा देती है। तो फ्यूल, हीट और एयर बढ़ावा देती है, नाइट्रोजन से आग नहीं लगती है। तो ऑप्शन ए ले लेंगे हम। प्रश्न नंबर 25 है व्हाट इज बेकिंग सोडा, खाने का सोडा होता है तो ये सोडियम बाइकार्बोनेट होता है। सोडियम बाइकार्बोनेट आपके ऑप्शन डी में दे रखा है, तो यहाँ डी ले लेंगे। स्टेनलेस स्टील में कौन सा तत्व उपस्थित नहीं है। तो स्टेनलेस स्टील में लोहा, निकिल और क्रीमियम होता है। स्टेनलेस स्टील में आपके लोहा, निकल और क्रोमियम यानी ये तीन से बनकर स्टेनलेस स्टील तैयार होता है। इसमें जो टंगस्टन नहीं होता है, स्टेनलेस स्टील में लोहा, निकल और क्रोमियम शामिल होते हैं, तीनों शामिल होते हैं स्टेनलेस स्टील में। जो टंगस्टन है इसमें स्टेनलेस स्टील में नहीं होता है, तो ये ऑप्शन बी अपन ले लेंगे। क्वेश्चन नंबर 27 है एल्यूमिनियम इज एक्सट्रैक्टेड फ्रॉम, एल्यूमिनियम किस आयस्क से निकाला जाता है। तो एल्यूमिनियम बॉक्साइड से निकाला जाता है, जो कि आपके ऑप्शन बी में दे रखा है। तो बी आंसर अपन यहाँ ले लेंगे। प्रश्न नंबर 28 है द कार्बन कंटेंट इन स्टील इज, स्टील में कार्बन की मात्रा कितनी होती है। तो ये 1 से 1.5% तक होती है, यानी 1.5 इसको बोल सकते हैं, 1 से 1.5%, जो कि आपके ऑप्शन सी में दिया हुआ है। तो सी राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 29 है समय का माप क्या है। मोमिशम इज ए मेजर ऑफ, तो समय का जो माप है वो क्वांटिटी ऑफ मोशन है, क्वांटिटी ऑफ मोशन। तो यहाँ सी आंसर अपन समय का माप ले लेंगे, गति की मात्रा। तो यहाँ सी आंसर आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। उसके बाद नेक्स्ट है प्रश्न नंबर 30 है चूज करेक्ट एडजेक्टिव फॉर द फ्लोइंग सेंटेंस। विराट कोहली इज ए क्रिकेटर, विराट कोहली इज ए फैंटास्टिक, लार्जेस्ट, मैग्निफिसेंट, नॉन ऑफ दीज। तो विराट कोहली इज ए फैंटास्टिक क्रिकेटर, तो ऑप्शन ए आपका यहाँ राइट हो जाएगा। उसके बाद प्रश्न नंबर 31 की बात करते हैं। वसुंधरा
इज ऑलवेज देयर व्हेन यू नीड हेल्प। तो यहाँ पे ऑलवेज आ जाएगा, ऑलवेज, ऑलवेज। ऑप्शन डी में आपके ये दिया हुआ है। क्वेश्चन नंबर 32 की बात करें तो यहाँ चूज करेक्ट वर्ब फ्रॉम फॉर द फॉलोइंग सेंटेंस। द बिग ऑफिस इज यूज्ड बाय द प्रिंसिपल। द बिग ऑफिस इज यूज्ड बाय द प्रिंसिपल। तो ऑप्शन डी अपन यहाँ ले लेंगे। उसके बाद नेक्स्ट है चूज द करेक्ट ऑप्शन फॉर फॉलोइंग सेंटेंस। द ट्रेन वाज स्टॉप्ड बाय द गार्ड। तो यहाँ पे ये पैसिव वॉइस हो जाएगा, एक्टिव वॉइस, डायरेक्ट स्पीच, पैसिव वॉइस। तो ट्रेन किसके रोका गया? बाय द गार्ड द्वारा ट्रेन रोका गया। तो द ट्रेन वाज स्टॉप्ड बाय द गार्ड। तो ये पैसिव वॉइस हो जाएगा, ऑप्शन बी। क्वेश्चन नंबर 34 की बात करें, ऑल हिज विशेज हैज वाज हैव बीन, ऑल हिज विशेज हैव बीन फुलफिल्ड। ऑप्शन बी आपका यहाँ करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 35 की बात करें, मनी एंड तारा वॉकिंग हैज वॉक्स वॉक्ड मनी एंड तारा वॉकड बैक होम फ्रॉम स्कूल। तो यहाँ ऑप्शन डी आपका करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 36 है, जनवरी इज कोल्ड, कोल्डर, कोल्डेस्ट, नॉन ऑफ दीज। जनवरी इज कोल्डर देन मार्च, यानी मार्च के बजाय जनवरी ज्यादा ठंडी है। तो कोल्डर, ऑप्शन सी आपका यहाँ करेक्ट हो जाएगा। 37 है, द मैन हु लॉस्ट हिज फोन वाज वेरी अपसेट। हु, विच यहाँ गलत हो जाएगा, होम भी गलत हो जाएगा, हुज भी गलत हो। द मैन हु लॉस्ट हिज फोन वाज वेरी अपसेट। ऑप्शन ए आपका यहाँ करेक्ट हो जाएगा, ए आंसर। 37 में ए। 38 है, अमोल कुड यू गिव मी मच सम फ्यू वाटर मच वाटर सम वाटर प्लीज। अमोल कुड यू गिव मी सम वाटर, सम यानी थोड़ा कुछ, क्या मुझे सम, अमोल कुड यू गिव मी सम वाटर प्लीज। तो यहाँ सम आ जाएगा, ऑप्शन सी इज करेक्ट आंसर। इसके बाद हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 39, प्लीज ब्रिंग ए जार ऑफ स्पाइसेस, प्लीज ब्रिंग ए जार ऑफ स्पाइसेस फॉर मी फ्रॉम केरला। तो ऑप्शन बी आपका यहाँ स्पाइसेस करेक्ट आंसर आ जाएगा। इसके बाद हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 40। क्वेश्चन नंबर 40, एक पुस्तक विक्रेता 180 पुस्तकों को प्रत्येक पुस्तक ₹6 के हिसाब से खरीदता है तथा प्रत्येक को ₹8 में बेचता है, एवं 50 बैलों को प्रत्येक बैल ₹78 के हिसाब से खरीद कर ₹85 में बेचता है। कौन सी वस्तु द्वारा लाभ के रूप में उसे अधिक प्राप्त होंगे? टोटल यहाँ पुस्तकों की संख्या है वो 180 है, और एक पुस्तक ₹6 के हिसाब से खरीदता है और ₹8 के हिसाब से बेचता है, यानी कि वो ₹6 में खरीद के 8 में बेचता है, तो एक पुस्तक पे ₹2 का लाभ हो रहा है। तो 180 पुस्तकों के पे कितने का होगा? तो 180 पुस्तकों पे आपके ₹360 का हो जाएगा। उसी प्रकार वो 50 बैलों को प्रत्येक बैल ₹78 के हिसाब से खरीद कर 85 में बेचता है। तो यहाँ पर 85 में से -78 करेंगे तो यहाँ ₹7 एक बैल पर फायदा हो रहा है। तो एक बैल पर ₹7 का हो रहा है, तो 50 बैलों पर कितने का होगा? तो 7 इंटू 50, तो ये आपके ₹350। तो कौन सा सौदा फायदेमंद है? आप देख रहे होंगे, पुस्तक ₹360 में बेच रहा है और बैल ₹350 में बेच रहा है, तो ये ₹10 का ज्यादा बेनिफिट है पुस्तक पर। तो यहाँ आंसर ले लेंगे अपन पुस्तक, ऑप्शन ए आंसर आपका यहाँ बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। उसके बाद हम 42 की बात करते हैं, वो सॉरी 41 की बात करते हैं। 41 में है यहाँ पर, अरुण ने एक बिक्री में स्केट्स की एक जोड़ी खरीदी। अरुण ने एक बिक्री में यहाँ स्केट्स की एक जोड़ी खरीदी जहां दी गई छूट 20% थी। यदि उसके द्वारा भुगतान की गई राशि ₹1600 है तो अंकित का थोड़ा छोटा कर लेते हैं साथियों।
उतन गिरे 1600 रुपए, तो अंकित का मूल्य ज्ञात करें। तो यहाँ पर 20% को उसको छूट मिल गई, तो 20% छूट मिल गई, तो 100 माइनस 20 कर देंगे, तो ये आपका 80% आ जाएगा। और ये जो 80% है, ये जो आपकी राशि 1600 रुपए है। तो 1600 रुपए, 80% जो राशि है वो आपकी 1600 रुपए है। तो 80 इंटू आपके 100 हो जाएगा, क्योंकि उसकी अंकित की मूल्य राशि ज्ञात करनी है। तो यहाँ से 0 से 0 हो जाएगा, और 8 में आप डिवाइड करेंगे 160 को, तो ये आपके 20 आ जाएगा, और 20 को मल्टीप्लाई 100 करेंगे तो आपके 2000 रुपए आ जाएंगे। यहाँ पर आपके 2000 रुपए आ जाएंगे। तो ऑप्शन ए आपका यहाँ 2000 रुपए बिल्कुल राइट हो जाएंगे। उस हिसाब से हम बात करेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की। नेक्स्ट क्वेश्चन है 42 है, यदि 8 15 6 12 और x का अंगणित माध्य 10 के बराबर है तो x का मान क्या होगा। तो अपन यहाँ देखेंगे 8 प्लस ले लेंगे 15 प्लस ले लेंगे 6 प्लस ले लेंगे 12 और प्लस में x। तो यहाँ आपका जो संख्या, टोटल संख्या यहाँ नीचे लिख दी जाएगी 1 2 3 4 और x सहित 5। और यहाँ पर इन्होंने जो अंगणित का माध्य बताया है वो 10 बताया है। तो ये हो जाएगा आपके 10 मल्टीप्लाई 10 मल्टीप्लाई 5, तो ये आ जाएगा आपका 50। और इधर हम जोड़ेंगे तो 15 8 और 23 6 29 और 12, ये आ जाएंगे आपके 41x। तो x बराबर जब यहाँ माइनस 50 माइनस 41 करेंगे तो x का मान यहाँ 9 आ जाएगा। तो आपका ये जो 9 आंसर है ये डी ऑप्शन में है, तो डी आंसर आपका यहाँ राइट हो जाएगा। इसी प्रकार से हम 43 को देखेंगे। 43 को, वर्तमान में ए और बी की आयु के बीच का अनुपात 6:7 है। ए और बी की आयु का अनुपात 6:7 है, और बी ए से आयु में 2 वर्ष बड़ा है, यानी 2 वर्ष ये बड़ा है। किससे बड़ा है? ए से ये 2 वर्ष बड़ा है। तो 4 साल बाद ए बी की आयु क्या होगी? तो पहले तो इनमें जो अनुपात है वो 6:7 है। तो यहाँ पे, और ये आयु में 2 वर्ष बड़ा है, तो ये जो आपका अनुपात है ये 2 वर्ष आयु में बड़ा है, तो 2 6 ये 12 और ये अनुपात 14। तो यहाँ पे ये जो डिफरेंस आ जाएगा ये आपका +2 का डिफरेंस आ जाएगा, यानी ये ए 12 साल का है और बी 14 साल का है। तो ये ए बी की आयु में 2 वर्ष बड़ा है, तो ये 2 वर्ष बड़ा हो जाएगा। तो सिंपली अपन यहाँ पर 4 साल बाद, तो 4 साल दोनों में मल्टीप्लाई करेंगे, दोनों में मल्टीप्लाई करेंगे 4 साल। तो 4 साल बाद ये 12 का था, जो 4 साल जोड़ने पर ये 16 का हो जाएगा, और ये 14 में 4 साल जोड़ेंगे तो ये 18 हो जाएगा, 18 हो जाएगा। तो यहाँ पर आपके 16/18, तो ये काटेंगे तो 8/9, यानी 8:9 इनकी आयु का अनुपात हो जाएगा, जो कि आपके ऑप्शन सी में है। चलिए, फिर उसके बाद बात करते हैं हम 16 1 1 4 1 4 x 2 y 2 डिवाइड 7 x y -2। तो यहाँ पर जो नेक्स्ट स्टेप बनेगा आपका वो हो जाएगा 14x स्क्वायर और y, जो ये माइनस के 9 है, ये आपके ऊपर आ जाएंगे। तो ये 2, जब ये नीचे माइनस के 9 थे तो ऊपर आएंगे, तो ये 9 हो जाएंगे। तो नीचे बच जाएगा आपका x और y। तो ये सिंपली यहाँ से कट जाएंगे 2, और x से x 1, और आपके ये y पे 2 + y। तो ये नेक्स्ट बनेगा आपका स्टेप 2x y
और y पर चले जाएंगे 9 और 2 11, तो 2xy 9 11, तो ये ऑप्शन आपके बी में है, ये आपके बी में है। तो यहाँ आंसर क्या ले लेंगे, यहाँ आंसर अपन ऑप्शन बी ले लेंगे। उसके बाद हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 45, सोल्व 4x माइनस 3y का स्क्वायर 2। तो 4x माइनस 3y का होल स्क्वायर 2 का मूल्यांकन करें। तो मूल्यांकन करते हैं साथियों, देखते हैं। यहाँ पर करेंगे इसका a माइनस बी का होल स्क्वायर बराबर a2 प्लस b2 माइनस 2ab। तो जब हम इसमें इसका मूल्यांकन करेंगे तो इसका जो इसको सोल्व करेंगे तो इसका जो आपके अपने पास आंसर आएगा वो आएगा 16x² माइनस 24x² प्लस 9y²। तो यहाँ डी ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा, यानी कि 45 में डी ऑप्शन आपका यहाँ करेक्ट हो जाएगा। उसी प्रकार से 46 है, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ एक्सटर्नल एंगल ऑफ वन टू साइड्स रेगुलर पॉलीगॉन। एक 12 भुजा वाले नियमित बहुभुज के प्रत्येक बाहरी कोण का माप क्या है। तो इसका जो कंप्लीट अपना होता है वो 360 डिग्री होता है। तो 360 डिग्री में 12 भुजा वाले बोल रहा है, तो 12 का अपन यहाँ डिवाइड कर देंगे। तो 360 को 12 से डिवाइड करेंगे, 360 डिग्री को 12 से डिवाइड करेंगे तो ये 30 डिग्री आंसर आ जाएगा। तो ऑप्शन डी अपना यहाँ करेक्ट हो जाएगा, ऑप्शन डी अपना यहाँ करेक्ट आ जाएगा। तो ऑप्शन डी यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। प्रश्न नंबर 47 है, व्हाट इज द एरिया ऑफ ए क्यूब हैविंग साइड एज 10 cm। एक घन का क्षेत्रफल क्या है जिसकी भुजा 10 सेंटीमीटर है। तो यहाँ पर भुजा पूछा है, तो भुजा ए बराबर 6 स्क्वायर, तो यहाँ पे हो जाएगा आपका 6 इंटू 10 इंटू 10, तो ये आ जाएंगे आपके 600 सेंटीमीटर स्क्वायर। 600 सेंटीमीटर स्क्वायर, ऑप्शन ए आपका यहाँ करेक्ट हो जाएगा। उसके बाद हम बात करते हैं 48 की। 48 क्या बोल रहा है, 48 बोल रहा है एक बेलनाकार टैंक की लंबाई 8 सेंटीमीटर है और उसका व्यास 4 सेंटीमीटर है। इसे अंदर बाहर दोनों तरफ से पेंट करना है। 70 रुपये प्रति वर्ग सेंटीमीटर की दर से लागत क्या होगी। तो एक बेलनाकार टैंक की लंबाई 8 सेंटीमीटर, उसका व्यास 4 सेंटीमीटर, अंदर बाहर दोनों तरफ से पेंट करना है। ठीक है, तो इसके लिए अपन बेलनाकार टैंक की 2 पाई, इसको फॉर्मूले में 2 पाई आर और ये h प्लस आर, तो यहाँ पर जो इसका मान रखेंगे 2 इंटू 22/7, यहाँ 4 सेमी व्यास है तो 2 ले लेंगे और अंदर आपके लंबाई है 8, हाइट प्लस त्रिज्या अपन यहाँ 2 ले लेंगे। तो यहाँ पे जब सॉल्यूशन करेंगे तो 2 इंटू 44/7 इंटू 10। नेक्स्ट स्टेप में अपन इसको सोल्व करेंगे तो 880/7 ये इसका क्षेत्रफल आ गया। तो ये 70 रुपये प्रति वर्ग सेंटीमीटर की दर से करेगा, तो इंटू अपन 70 रुपये कर लेंगे, ये 70 रुपये यहाँ कर लेंगे, तो ये हो जाएगा 10 और 880 इंटू 10 करेंगे तो ये आ जाएंगे आपके 8800 प्रति वर्ग मीटर की दर से ये RS रुपए 8800 रुपए इसके आंसर आ जाएंगे 70 रुपये प्रति वर्ग मीटर की दर से। तो ये RS 8800 आपका ऑप्शन ए आपका यहाँ राइट हो जाएगा। उसी प्रकार 49 की बात करते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग पॉइंट इज ऑन वाई एक्सिस। ये क्वाड्रेंट का प्रश्न है साथियों, तो इसको अपन यहाँ पे रखेंगे 1 2 3 4,
ये आपका x हो गया, ये आपका y हो गया, ये आपका माइनस x हो गया और ये आपका माइनस y हो गया। यदि अपन यहाँ x का मान 0 रखते हैं तो x का मान 0 रखते हैं तो यहाँ x का मान 0 रखने पर अपने को यहाँ 0 एंड 8 प्राप्त होते हैं। तो ये बिंदु अपने y अक्ष पर स्थित है। तो यहाँ x बराबर 0 रखना पड़ेगा। इस प्रकार ये अपना 0, x का मान 0 रखेंगे जब इसका y अक्ष का मान आएगा, तो ये 0 एंड 8। तो ये अपने ऑप्शन जो सी है इसका राइट आंसर हो जाएगा। इस क्वाड्रेंट में अपना x का मान 0 रखेंगे तब जाके इसका y बिंदु का अक्ष, कौन सा बिंदु y अक्ष पर स्थित है। तो x का मान 0 रखेंगे जब इसका बिंदु -8 और 0 8 और 8 1, तो यहाँ जो आएगा वो y बिंदु पर अक्ष का आएगा, वो आएगा 0 और 8। तो x का मान यहाँ अपन 0 रखेंगे। तो ये सी ऑप्शन आपका यहाँ करेक्ट हो जाएगा। उसके बाद हम बात करते हैं 50 की। व्हेन यू डिवाइडेड 196 बाई 23 देन रिमाइंडर विल बी। जब 916 को 23 से विभाजित करते हैं तो शेषफल क्या होगा। तो कर लेते हैं, यहाँ 916 और इसको डिवाइड करते हैं 23 से, तो ये चला जाएगा 3 बार और यहाँ आ जाएगा 69। फिर उसके बाद ये आ जाएगा 22 और 22 के बाद इसको 6 यहाँ नीचे ले लेंगे, फिर इसको 9 से मल्टीप्लाई करेंगे, 9 से मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ आ जाएंगे 207, माइनस करेंगे तो यहाँ बचेंगे 19। 16 में 7 गए 19, 1 1, तो ये 19 आपके ऑप्शन बी में है। तो शेषफल आपका ये 19 आ जाएगा। शेषफल आपका ये 19 आ जाएगा। तो यहाँ बी आंसर आपका करेक्ट हो जाएगा। उसके बाद बात करते हैं हम 51 की। यदि वर्त की परिधि 123.2 सेंटीमीटर है तो वर्त की त्रिज्या क्या होगी। तो यहाँ वर्त की त्रिज्या के लिए अपन 2 पाई आर बराबर, यहाँ वर्त की परिधि है 2 पाई बराबर 123.2, 2 इंटू 22/7 इंटू आर बराबर 1232 बटे, इसको पॉइंट को उठाने के लिए 10 कर लेते हैं, तो ये हो गया आपके 44 आर बटे 7 बराबर 1232 इंटू 10, 1232 इंटू 7, नीचे हो जाएंगे आपके 10 इंटू 42। अब जब अपन इनको काटेंगे, इनको सोल्व करेंगे तो r बराबर यहाँ पे 2 से काट लेते हैं एक बार, 22 और यहाँ आ जाएंगे 6 1 6 और फिर ये 11 से कट जाएंगे 2 बार और 11 से कट जाएंगे ये 5 और 56 और ये फिर 2 से कट जाएंगे 28 और 28 को 7 से इंटू करेंगे तो 196, नीचे ये 10 का पॉइंट लग जाएगा तो 19.6, यानी कि r बराबर आ जाएगा 19.6 आ जाएगा। तो ये आपका सेंटीमीटर हो जाएगा 19.6। तो यहाँ वर्त की त्रिज्या क्या होगी, तो वर्त की त्रिज्या है 19.6, ऑप्शन ए आपका यहाँ करेक्ट हो जाएगा। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 52 है 144 बटे 254 बराबर x बटे 16। तो इसको सीधा अपन यहाँ क्रॉस में ले लेते हैं, 144 इंटू
16 और नीचे ले लेते हैं 256। तो ये 16 से डायरेक्ट कट जाएगा। 16 एकम 16 और 16 छक्की 96। 16 से 16 बार कट जाएगा, फिर 16 को ये 144 9 बार कट जाएगा। तो ये 9 आंसर अपना सी अपन यहाँ ले लेंगे। तो यहाँ सी ऑप्शन हो जाएगा 52 में, सी आंसर आपका यहाँ करेक्ट हो जाएगा। उसके बाद है क्वेश्चन नंबर 53। इट इज यदि एक्स वाई का c% है तो वाई एक्स का कितना प्रतिशत है। तो यहाँ पर 100 एक्स का 80%। तो ये कट जाएगा आपके 100 इंटू 100/80 4 और ये 5 और ये 100 से 25 बार 25 इंटू 5 करेंगे तो 125। तो यहाँ पे जो राइट आंसर बनेगा आपका वो 125%, 125%, यानी सी आंसर आपका यहाँ करेक्ट हो जाएगा। उसके बाद बात करते हैं हम 54 की। नंबर ऑफ सॉल्यूशन ऑफ दीज टू लाइनर इक्वेशंस हैज, यानी कि x माइनस 2y बराबर 0 एंड 3x प्लस 4y माइनस 20 बराबर 0, यानी कि नंबर ऑफ सॉल्यूशन ऑफ दीज टू लाइनर इक्वेशंस हैज, यानी कि कितने नंबर ऑफ सॉल्यूशन टू लाइनर इक्वेशंस के लिए कितने नंबर ऑफ सॉल्यूशन है। तो यहाँ पर ऐसी स्थिति में इनका जो नंबर ऑफ सॉल्यूशन होता है टू लाइनर इक्वेशन की स्थिति में, वो अपन इसको सोल्व करते हैं। तो यहाँ मान निकालते हैं x माइनस 2y बराबर 0, x बराबर 2y। तो यहाँ पर जैसे अब ये 3x प्लस 4y बराबर 20, क्योंकि ये इधर चला जाएगा प्लस का हो जाएगा। फिर हम यहाँ x बराबर 2y का मान रखेंगे यहाँ, तो x बराबर 2y। तो यहाँ पर 3x की जगह मान रखेंगे, x का मान ये 2y रखेंगे, 2y प्लस 4y बराबर 20। तो यहाँ पे हो जाएंगे 6y प्लस 4y बराबर 20। तो यहाँ पे 10y बराबर 20 और y बराबर 2। तो यहाँ y का मान 2 आ गया। जब यहाँ y का मान 2 आएगा तो x में y की जगह मान रखेंगे, तो 2 पॉइंट y की मान की जगह 2। तो x बराबर 2 इंटू दोनों 2 इंटू 2 इंटू करेंगे, 2 को मल्टीप्लाई 2 से करेंगे तो 4। तो यहाँ x का मान 4 और y का मान 2 आ जाता है। तो नंबर ऑफ सॉल्यूशन ऑफ दी टू लाइनर इक्वेशन, तो टू लाइनर इक्वेशन के लिए जो नंबर ऑफ सॉल्यूशन होंगे वो यहाँ पर x4 और x का मान 4 आ जाता है और y का मान 2 आ जाता है। अगर इसे नंबर टू लाइनर इक्वेशंस के लिए नंबर ऑफ सॉल्यूशन के लिए इनको रखें तो a बटा a2 बराबर b1 बटे b2 बराबर c1 बटे c2। तो यहाँ पर रखेंगे a1 का मान 1 हो जाएगा और नीचे यहाँ 3 आ जाएगा बराबर, फिर यहाँ -2 -2 आ जाएगा, फिर ये 4 बटे 4 आ जाएगा, फिर बराबर यहाँ c1 का 0 बटे यहाँ 0। तो ये कोई सा भी मान यहाँ इक्वेंस नहीं है। तो यहाँ पर जो इनके टू लाइनर की इक्वेंस नंबर ऑफ सॉल्यूशन होगा वो नंबर ऑफ सॉल्यूशन 1 होगा। तो यहाँ पर तो अपन देखते हैं, तो ये ऑप्शन बी है जो यहाँ पे राइट आंसर हो जाता है। तो 54 में बी आंसर यहाँ करेक्ट हो जाएगा। इसके बाद नंबर 55 की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 55 है 75% ऑफ 300 माइनस 60% का ऑफ 250। तो यहाँ 75 का 300 ले लेते हैं, 75 इंटू 300 बटे 100, फिर माइनस 250 इंटू 60 बटे 100।
एक जीरो से एक जीरो कटी और एक जीरो से दोनों जीरो कटी, तो ये 75 इंटू 3 आपका 225, और ये 25 की 150, 25 की 150, तो 225 में से 150 गए तो आपके 75 बच गए। तो ये 75 आपका ऑप्शन ए आपका यहाँ करेक्ट है। तो 55 में ए आंसर आपका यहाँ राइट हो जाएगा। उसी हिसाब से 56 को सोल्व करेंगे। 160/4 इंटू 3 प्लस 45 मल्टीप्लाई 2 माइनस 90/10 इंटू 8 माइनस 49/7 इंटू 2। तो यहाँ पे आपका 160 में 40 इंटू 3 प्लस में यहाँ आपके 45 इंटू 2 तो 90, फिर आपके माइनस 90 में 10 का भाग देंगे 9, 9 इंटू 8 करेंगे तो 72, फिर माइनस 49 में 7 से डिवाइड करेंगे तो 7 इंटू 2 करेंगे तो 14। तो ये आपके 120 प्लस 190 और माइनस में माइनस माइनस प्लस, तो 6 तो 6 और 8 माइनस 86। तो नेक्स्ट स्टेप में हो जाएंगे 210 माइनस 86। तो इनका जब निकालेंगे तो 124, यानी 210 में से माइनस 86 करेंगे तो 124, 124 आपके सी ऑप्शन में है। तो सी ऑप्शन इज राइट। उसके बाद हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 57, 4/5 ऑफ 30 इज इक्वल टू। तो इसके लिए 4/5 इंटू 30, तो 5 छक्का 30 और 6 को मल्टीप्लाई करेंगे 4 से तो 24 24। तो ये आपके सी आंसर यहाँ आपके 24 बिल्कुल राइट हो जाएगा। उसके बाद बात करते हैं 58 की। फाइंड वैल्यू ऑफ एक्स एंड वाई इन 3x प्लस वाई बराबर 200, 3x माइनस वाई बराबर 100। तो यहाँ पर देखेंगे, यहाँ पर अपन लेते हैं 3x प्लस 5y बराबर 200, और फिर नीचे देखेंगे 3x माइनस 5y बराबर 100। तो ये प्लस 5 से माइनस 5 कट जाएंगे, यहाँ आ जाएंगे 6x, और ये जुड़ जाएंगे तो जुड़ के 100, 200 और 100 300। तो x बराबर 300 में 6 का डिवाइशन करेंगे तो 50। तो यहाँ x का मान 50 आ जाता है, और y का मान यहाँ पर निकालने की जरूरत नहीं है, क्योंकि यहाँ जो x का मान 50, जो x का मान पहले 50 आया, 50 किसी में भी ऑप्शन में नहीं है, तो यहाँ 40 है, यहाँ 1 है, यहाँ 1 है, तो y का मान यहाँ 10 हो जाएगा। y का मान यहाँ 10 हो जाए तो x का 50 हो गया, y का 10 हो गया। तो ये आपके ऑप्शन बी आपका यहाँ बिल्कुल करेक्ट है। उसी प्रकार से 59 है। 59 बोल रहा है दो संख्याओं का योग 30 है। ठीक है, दो संख्याएं आपकी x प्लस वाई बराबर 30 हो गया, अंतर इनका 8 है, तो x माइनस वाई बराबर 8 हो गया। तो ये प्लस वाई माइनस वाई कट गए, तो 2x बराबर ये आपके 30 और 8 38 हो गए, और x बराबर ये 2 से 19 बार कट गए। तो ये 19 आपके ऑप्शन ए में है, तो ए आंसर आपका ये करेक्ट हो जाता है। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेक्स्ट क्वेश्चन है 06, व्हाट टाइप ऑफ रोलर बियरिंग यूज्ड इन बीएलसी वैगन। बीएलसी वैगन में किस प्रकार का बियरिंग का उपयोग किया जाता है। तो ये CTRB, CTRB रोलर कार्टिज टेपर रोलर बियरिंग का यूज किया जाता है, यानी CTRB का यूज किया जाता है। वो ऑप्शन ए आपका यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। उसके बाद हम 61 पर आएंगे। 61 है कैसनब बोगी के सिलिकॉन मैग्नीज लाइनर की वेल्डिंग हेतु निम्न में से कौन सा इलेक्ट्रोड प्रयुक्त होता है। तो यहाँ पे जो ऑप्शन में है M5 क्लास, M5 क्लास, सी ऑप्शन आपका यहाँ करेक्ट हो जाएगा। उसके बाद 62 है विच हैमर शुड बी यूज्ड आफ्टर वेल्डिंग ऑन वेल्डिंग जॉइंट। किस हैमर का प्रयोग वेल्डिंग के बाद वेल्डिंग जॉइंट पर किया जाता है। तो जो अपन हैमर यूज में लेते हैं वेल्डिंग करने के बाद, वो चिपिंग हैमर
का यूज किया जाता है। ऑप्शन बी अपना यहाँ करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है 63, विच ऑफ दीज इज सोलिड लुब्रिकेंट, इनमें से कौन सा ठोस स्नेक है? तो अरंडी का तेल, ग्रीस, ल्यूब तेल, ग्रेफाइट। तो यहाँ पे जो आपका राइट आंसर होगा वो ग्रेफाइट होगा, सी ऑप्शन आपका यहाँ करेक्ट हो जाएगा। 64 है, विच ऑफ द प्रॉपर्टी ऑफ मेटल इज रेस्पॉन्सिबल फॉर अनब्रेकेबिलिटी, धातु का कौन सा गुण अटूटता के लिए उत्तरदायी है? तो इसके लिए आपका मेलेबिलिटी, टफनेस, स्ट्रेंथ, लचीलापन। मेलेबिलिटी यहाँ धातु का गुण अटूटता के लिए उत्तरदायी है, मेलेबिलिटी, ऑप्शन ए आपका यहाँ करेक्ट हो जाएगा। उसके बाद हम बात करते हैं 65 की, व्हाट इज द टाइप ऑफ मेटल यूज्ड इन मेजरिंग स्टाइलस ऑफ मैकेनिकल सरफेस इंडिकेटर, यात्री सतह सूचक के स्टाइलस को मापने में किस प्रकार की धातु का प्रयोग किया जाता है? तो यह यहाँ पर डायमंड को काम में लिया जाता है, ऑप्शन जो सी है वो आपका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट है 66, विच टाइप ऑफ फायर एक्सटिंग्विशर इज यूज्ड टू एक्सटिंग्विश इलेक्ट्रिकल फायर, विद्युत आग को बुझाने के लिए किस प्रकार का अग्निशामक यंत्र प्रयोग किया जाता है? तो विद्युत आग के लिए आपका CO2, CO कार्बन डाइऑक्साइड फायर एंड कार्बन डाइऑक्साइड फायर काम में लिया जाता है विद्युत आग के लिए। तो ऑप्शन बी आपका यहाँ करेक्ट हो जाएगा। 67 है, 1000 यानी 10,000 माइक्रोन इज इक्वल टू, 10,000 माइक्रोन किस के बराबर है? तो यहाँ पे जो आपका 10,000 है ये होता है 1/1000, तो यहाँ से 3 जीरो कट जाएगी, तो 10 आपका यहाँ राइट आंसर हो जाएगा, सी आंसर आपका यहाँ करेक्ट हो जाएगा। उसके बाद हम बात करते हैं, इफ इन वेल्डिंग इलेक्ट्रोड्स मेटल्स मोर देन वर्क पीस देन विच ऑफ द पोलरिटी इट शोज, यदि वेल्डिंग में इलेक्ट्रोड वर्क पीस की तुलना में अधिक पिघले तो ये निम्न में से पोलैरिटी होगा। ऑप्शन में दिया हुआ है आपके टंगस्टन, बी ऑप्शन है आपका लोहा, तीसरा ऑप्शन जो सी है वो है ब्रोंज, और चौथा ऑप्शन डी है आपके एल्यूमिनियम। तो यहाँ पे जो 68 में आंसर बनेगा आपका वो बनेगा आयरन। कौन सा इलेक्ट्रोटिक वेल्डिंग में प्रयुक्त होता है? तो यहाँ पे आयरन प्रयुक्त होता है, ऑप्शन बी आपका यहाँ आंसर ले लेंगे। नेक्स्ट की बात करें 70, which of the following size of electrode decided current, इलेक्ट्रोड के निम्न में से किस साइज के आधार पर करंट निर्धारित होती है? तो यह आपके डाया लेंथ ऑफ कोर वायर की लंबाई, डाया ऑफ कोर वायर का व्यास, मेटल ऑफ कोर वायर की धातु, नॉन ऑफ दिस। तो ये डाया ऑफ कोर वायर का व्यास, यानी कोर वायर का व्यास के आधार पे, साइज के आधार पे करंट निर्धारित होती है इलेक्ट्रोड की। तो ये ऑप्शन बी आपका यहाँ करेक्ट आंसर हो जाएगा। उसके बाद 71 देखते हैं, विच ऑफ द अदर नेम ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड वेल्डिंग, कार्बन डाइऑक्साइड वेल्डिंग का दूसरा नाम क्या है? तो ये मेटल एक्टिव गैस होता है, कार्बन डाइऑक्साइड का जो दूसरा नाम है वो मेटल एक्टिव गैस, ऑप्शन बी अपन यहाँ ले लेंगे। उसके बाद 72 की बात करें, BCNHL वैगन में कौन सा पेंट प्रयुक्त होता है? तो ये पॉली यूरोथीन पेंट होता है, ऑप्शन ए आपका यहाँ PU पेंट जिसको अपन बोलते हैं, ए आंसर आपका यहाँ हो जाएगा। 73 है, विच ऑफ द टाइप ऑफ इंजन इज यूज्ड इन फोर्क लिफ्ट यूज इन बीकानेर वर्कशॉप, बीकानेर कारखाना में प्रयुक्त हो रहे फोर्क लिफ्ट में कौन सा इंजन है? तो वहां पे इंटरनल कंजप्शन इंजन, यानी आईसी इंजन है वहां पे, आईसी का मतलब इंटरनल कंजप्शन इंजन। तो यहाँ आईसी हो जाएगा आपके, ऑप्शन बी आंसर आपका हो जाएगा, आईसी इंजन वहां पे। बाई विच ऑफ द मेथड मोर देन 5 mm थिक SS मेटल शीट कैन बी इजीली कट, किस विधि से 5 mm से अधिक स्टेनलेस स्टील की कटाई आसानी से की जा सकती है? तो ये आपके प्लाज्मा कटिंग से की जाती है। 5 mm से अधिक स्टेनलेस स्टील की कटाई आसानी से की जा सकती है, तो ये प्लाज्मा कटिंग से आसानी से कटाई की जा सकती है। तो ऑप्शन ए अपन यहाँ आंसर ले लेंगे।
उसके बाद 75 है, विच टाइप ऑफ हैमर इज यूज्ड फॉर रिविटिंग पर्पज, किस प्रकार के हैमर का प्रयोग रिविटिंग के लिए किया जाता है, तो रिविटिंग के लिए बॉल पिन हैमर का प्रयोग किया जाता है, ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा। उसके बाद नेक्स्ट चलते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एलॉय, इनमें से कौन मिश्र धातु है, लोहा, कांस्य, टंगस्टन और निकल। तो यहाँ पे जो आपका ब्रोंज है ये आपका मिश्र धातु है, इसमें जो क्या रहता है, इसमें कॉपर कॉपर प्लस टिन रहता है, कॉपर प्लस टिन रहता है, ब्रॉन्ज में कॉपर प्लस टिन रहता है, तो ये आपकी मिश्र धातु हो जाएगी। नेक्स्ट है 77, विच अमोंग द फ्लोइंग प्रोसेस इज कंसिडर्ड एज मटेरियल रिमूव प्रोसेस, इनमें से कौन सी प्रक्रिया सामग्री हटाने के रूप में मानी जाती है, तो यहाँ फोर्जिंग, वेल्डिंग, डलाई, मशीनिंग आपका यहाँ राइट आंसर हो जाएगा। यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा है 78, 1 kg पर सेंटीमीटर स्क्वायर इज इक्वल टू 1 किलोग्राम स्क्वायर सेंटीमीटर किसके तुल्य है, तो ये 10 पर इंच, 10 पाउंड पर इंच, 2 पाउंड पर इंच, 14.2 पाउंड पर इंच और 100 पाउंड पर इंच, तो 1 किलोग्राम जो आपका होगा वो आपके 14.22 psi के बराबर होगा, तो यहाँ पे सी आंसर अपन ले लेंगे। 79 है, विच इंस्ट्रूमेंट इज यूज टू मेजर करंट इन ये सर्किट, सर्किट में करंट का मापन किस यंत्र से किया जाता है, तो ये वोल्टमीटर, ओमीमीटर, एमीमीटर, महोमीटर, तो ये एमीमीटर से किया जाएगा, ऑप्शन बी आपका यहाँ करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं 80, द सीट्स इन गैल्वेनाइजिंग प्रोसेस इज कोटेड विथ, सीट में गैल्वेनाइजिंग प्रोसेस में किसकी कोटिंग की जाती है, तो आपकी जिंक की कोटिंग की जाती है, जस्ते की कोटिंग की जाती है, ऑप्शन बी। प्रश्न नंबर 81 है, विच ऑफ द फॉलोइंग क्वालिटी सर्टिफिकेशन इज यूज्ड इन वेल्डिंग क्वालिटी सिस्टम, वेल्डिंग प्रोसेस की गुणवत्ता जांच के लिए कौन सा सर्टिफिकेट होता है, तो वेल्डिंग की जांच के लिए 3834 ISO 3834 सर्टिफिकेशन का होता है, तो ऑप्शन बी अपने यहाँ हो जाएंगे। इसके अलावा जो तीन यहाँ पे तीन इंपॉर्टेंट है वो आपको याद रखना जरूरी है, एक ISO होता है 9001, दूसरा होता है आपका 14001 और तीसरा होता है आपका 45,001, ये अक्सर परीक्षाओं में पूछे जाते हैं। 9001 है जो आपके क्वालिटी से संबंधित है, यानी गुणवत्ता प्रबंधन प्रणाली, गुणवत्ता से संबंधित है। 14001 है जो आपके एनवायरमेंट मैनेजमेंट से संबंधित है, यानी पर्यावरण से संबंधित है, और 45,001 है जो आपके स्वास्थ्य एवं सुरक्षा से संबंधित है, तो ये तीन भी आपको याद रखना है। उसके बाद 82 है, विच स्ट्रक्चर इज फॉर्म्ड व्हेन स्टील इज हीटेड ऑन अपर क्रिटिकल टेम्परेचर, अब स्टील को अपर क्रिटिकल तापमान पर गर्म करने पर कौन सा स्ट्रक्चर बनता है, तो स्टील को यदि हम अपर क्रिटिकल तापमान पर गर्म करेंगे तो उससे जो स्ट्रक्चर बनेगा वो आस्टेनाइट बनेगा, और यदि इसको वापस ठंडा करेंगे तो फिर आपका मार्टेसाइट बनेगा। तो यहाँ पे पूछा था क्रिटिकल तापमान पर गर्म करने पर कौन सा स्ट्रक्चर बनेंगे, तो यहाँ पे ऑस्टेनाइट बनेगा, यहाँ पे ऑस्टेनाइट बनेगा, ऑप्शन बी अपन यहाँ ले लेंगे। उसके बाद 83 है, बर्निंग साइन की शेप किस प्रकार की होती है, बर्निंग साइन की शेप यहाँ पर राउंड शेप, गोलाकार, ट्रेंगुलर, त्रिभुजाकार, स्क्वायर शेप, वर्गाकार, और डी में है रेक्टेंगुलर शेप यानी कि आयताकार, तो यहाँ पे आपका जो ट्रेंगुलर शेप है, जो त्रिभुजाकार है वो यहाँ पे शेप बनती है, त्रिभुजाकार ले लेंगे यहाँ। नेक्स्ट 84 है, विच ऑफ द फ्लोइंग मेटल इज यूज्ड फॉर मैन्युफैक्चरिंग चीजल, चीजल किस धातु का बना होता है, तो ये HCS का बना होता है, हाई कार्बन स्टील, जो आपके ऑप्शन ए में दिया हुआ है। नेक्स्ट है 85 है, फंक्शन ऑफ APM इन वैगन, ऑटोमेटिक प्रेशर मॉडिफिकेशन, ऑटोमेटिक प्रेशर मॉडिफिकेशन इन वैगन, वैगन में APM का क्या कार्य है, तो वैगन में ये टू फैकल्टी डिफरेंट ब्रेकिंग फोर्स इन लोडेड एंड एम्प्टी कंडीशन, भरी हुई और खाली स्थिति में अलग ब्रेकिंग बल की सुविधा के लिए APM का यूज किया जाता है। 86 है, विच टाइप ऑफ वैगन्स आर अंडरगोइंग डोर मॉडिफिकेशन वर्क, वर्तमान में किस प्रकार के वैगनों में डोर मॉडिफिकेशन का कार्य चल रहा है, तो ये बीकानेर वर्कशॉप वाले भी बता सकते हैं। वर्तमान में किस प्रकार के वैगनों में वहाँ डोर मॉडिफिकेशन का कार्य किया जा रहा है, तो वहां पर जो वर्तमान में जो कार्य किया जा रहा है वो वोक्सवैगन वैगन और बोस्ट वैगन, यानी ऑप्शन ए और बी
दोनों के लिए वहाँ वर्तमान में कार्य चल रहा है। सी आंसर यहाँ करेक्ट हो जाएगा। 87 है, मटेरियल की एबीसी कैटेगरी में सबसे अधिक किस प्रकार की मद की मॉनिटरिंग करनी आवश्यक है? तो इसमें ए कैटेगरी की सबसे ज्यादा जरूरत होती है, तो ऑप्शन ए ले लेंगे अपन। उसके बाद करते हैं बीकानेर कारखानों में कौन सी इंसेंटिव लागू है? तो वहाँ CLW लागू है। CLW इंसेंटिव स्कीम वहाँ लागू है। चितरंजन लोको वर्कशॉप इंसेंटिव स्कीम वहाँ पर लागू है, तो बी ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट है बीकानेर कारखाने में कितने किलोवाट का सोलर प्लांट लगाने का कार्य चल रहा है? तो वहां पर जो कार्य चल रहा है वो 500 किलोवाट। ऑप्शन डी अपन यहाँ ले लेंगे। उसके बाद बात करते हैं हाउ मेनी कैजुअल लीव कैन बी अवेल्ड बाय वर्कशॉप एम्प्लॉइज इन ईयर? वर्कशॉप के कर्मचारी एक वर्ष में कितनी आकस्मिक छुट्टियां ले सकते हैं? तो वर्कशॉप के 8 ले सकते हैं और ओपन लाइन के 10 ले सकते हैं। यदि कर्मचारी विकलांग है तो 4 छुट्टी विकलांग को एक्स्ट्रा मिलती है। यदि कोई रेलवे कर्मचारी विकलांग है तो विकलांग को 4 एक्स्ट्रा मिलती है, CL। तो वर्कशॉप में विकलांग के लिए 12 हो जाएगी और ओपन लाइन में विकलांग के लिए 1/4 14 हो जाएगी। ये भी ध्यान रखे, पूछा जाता है। 91 में है, इनमें से कौन सा फॉर्म बड़ी शास्त्री में जांच अधिकारी की नियुक्ति करने के लिए किया जाता है? तो जो SF7 होता है वो आपके जांच अधिकारी के लिए होता है, तो ऑप्शन डी आपका यहाँ करेक्ट हो जाएगा। SF11 माइनर पेनल्टी के लिए होता है, SF5 मेजर पेनल्टी के लिए होता है और SF निलंबन के लिए होता है, तो यहाँ डी आंसर अपन ले लेंगे। इसके बाद बात करते हैं 92, विच ऑफ द फ्लोइंग फ्रॉम फॉरम इज यूज्ड फॉर सस्पेंशन ऑफ रेलवेज एम्प्लॉय? इनमें से कौन सा फॉरम रेल कर्मचारी को निलंबन हेतु जारी किया जाता है? तो निलंबन के लिए SF1 है, यहाँ सी आंसर अपन ले लेंगे। SF11 है जो माइनर पेनल्टी के लिए है, SF5 मेजर पेनल्टी के लिए है और SF7 जांच अधिकारी की नियुक्ति के लिए है, तो यहाँ आपका आंसर 92 में सी आंसर हो जाएगा निलंबन के लिए। नेक्स्ट है रेलवे सर्विस कंडक्ट रूल नियम किस वर्ष लागू है? तो रेलवे सर्विस कंडक्ट रूल 1966 को लागू हुए थे, तो ये आपके ऑप्शन पहला 1966 पहला ही आपका राइट हो जाएगा। नेक्स्ट है द टाइप ऑफ वर्कर्स वर्किंग इन मिल राइट डिपार्टमेंट ऑफ बीकानेर वर्कशॉप? बीकानेर कारखाने के मिल राइट विभाग में किस प्रकार के कर्मचारी कार्य करते हैं? तो वो EIW प्रकार के, तो ऑप्शन बी आपका यहाँ करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट है अंडर विच रूल्स प्रोविजंस इन रिगार्ड्स टू सबलेटिंग एंड वेकेशन ऑफ गवर्नमेंट अकोमोडेशन? किस नियम के तहत सरकारी आवास को किराए पर देना एवं खाली करने का नियम है? तो ये 15A है, मैं अक्सर मेरे वीडियो में बताता रहता हूँ। 15A है, इसमें क्या आता है सरकारी क्वार्टर का आप दुरुपयोग नहीं कर सकते, न किराए पे दे सकते और न भेड़ बकरियां रख सकते और न किसी प्रकार का अनैतिक कार्य क्वार्टर पर सरकारी कार्य पर कर सकते हैं, यानी सरकारी क्वार्टर का दुरुपयोग आप नहीं कर सकते हैं, तो ये 15A में आ जाता है। और 13A में जो आपका आएगा 13A है वो आपका दहेज से संबंधित है। 13A है जो आपका दहेज से संबंधित है। रूल 18A है वो आपको अचल संपत्ति खरीदने से संबंधित है, अचल संपत्ति खरीदने के लिए है। और रूल 17 है वो आपके कर्मचारी के दिवालियापन या आतन कर्मचारी से है, दिवालियापन या आतन कर्मचारी से। तो यहाँ क्वार्टरों के लिए पूछा था तो ये 15A आ जाएगा। इसके अलावा जो इम्पोर्टेंट पूछा जाता है वो 3rd C पूछा जाता है, ये महिलाओं के सेक्सुअल हरासमेंट के लिए आता है। रेलवे फीमेल एम्प्लॉय सेक्सुअल हरासमेंट ऑफ रेलवे फीमेल एम्प्लॉय एट वर्क प्लेस, यानी कार्यस्थल पर महिलाओं के यौन उत्पीड़न से या किसी प्रकार की छेड़छाड़ से संबंधित 3rd C का रेलवे कंडक्ट रूल 1966 3rd C काम में लेते हैं, तो ये आपका 3rd C महिलाओं के लिए आ जाएगा। इसके अलावा भी और भी मुख्य अपन देख सकते हैं जिसमें 22A है, जो 22A है वो 14 वर्ष से कम बच्चों को रोजगार नहीं देने से संबंधित है। किसी कारखाने में जो 22 है वो कोई भी रेलवे कर्मचारी ड्यूटी पर जाने से पहले 8 घंटे से पहले कोई भी मादक पदार्थों, वाइन या नशीली गोलियों का यूज नहीं करेगा, यानी कोई भी नशे पते का काम नहीं करेगा। तो यहाँ सरकारी आवास के लिए पूछा था तो ऑप्शन सी यहाँ आपका राइट ले लेंगे। यहाँ अधिकारी वर्ग को वर्ष में कितने पास दे हैं? 96 है। नंबर ऑफ प्रिविलेज पासेस अलाउड इन ये ईयर टू ऑफिसर? अधिकारी वर्ग को वर्ष में कितने पास दे हैं? तो अधिकारी को वर्ष में 6 पास मिलते हैं और अपने जो रेलवे कर्मचारी है उसको वर्ष में 3 पास मिलते हैं। यहाँ ग्रुप C और D कर्मचारी को 5 साल की नौकरी तक
1 पास मिलता है और 5 साल की नौकरी के बाद 3 पास साल के चालू किए जाते हैं। लेकिन अधिकारी को यहाँ ऐसा नहीं है, अधिकारी को शुरू से ही जॉइनिंग ट्रेनिंग के बाद, ट्रेनिंग में 3 मिलते हैं अधिकारी को, ट्रेनिंग के बाद जैसे ही जॉइनिंग होती है तो 6 पास पर ईयर अधिकारी को मिलते हैं, जबकि सामान्य रेल कर्मचारी को 3 पास 5 साल की सर्विस के बाद मिलते हैं। 5 साल तक उसको 1 पास मिलता है, यानी ग्रुप सी और डी रेलवे कर्मचारी को। और जो ग्रुप ए एंड बी का अधिकारी है होता है, उसको ज्वाइनिंग होते ही 6 पास पर ईयर मिलते हैं। इनकी वैलिडिटी आप जानते ही हैं, 5 मंथ होती हैं, आप लेते रहते होंगे पास, तो इतना तो जानते हैं। तो यहाँ अधिकारी को वर्ष में कितने पास दे हैं, 6 फुल सेट मिलते हैं, ऑप्शन ए। नेक्स्ट है जो 97 है, 70% यात्रा भत्ता पाने के लिए कर्मचारी को अपने मुख्यालय से कम कितने घंटे बाहर रहना चाहिए। तो उसके लिए 70% भत्ते के लिए 6 आवर्स बाहर रहना जरूरी है। तो ऑप्शन सी आपका यहाँ करेक्ट हो जाएगा। 98 की बात करें, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट कवर्ड इन इंसेंटिव स्कीम, इनमें से कौन सा कर्मचारी इंसेंटिव स्कीम में कवर नहीं होता। तो यहाँ अपन देखेंगे व्हीकल ड्राइवर, मिल राइट फिटर, वेल्डर, फिटर। यहाँ पे वेल्डर भी इसमें इंसेंटिव में शामिल होता है, मिल राइट फिटर भी होता है, फिटर भी होता है। जो व्हीकल ड्राइवर होता है, ड्राइवर के लिए इंसेंटिव नहीं है। तो यहाँ ऑप्शन ए आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। 99 में हम देखेंगे विच ऑफ द फ्लोइंग पेनल्टी इज नॉट रिकॉर्डेड इन सर्विस रिकॉर्ड। तो स्टॉपेज ऑफ इंक्रीमेंट ये तो सर्विस में होता है, स्टॉपेज ऑफ पासेज ये भी होता है, सेंसर निंदा ये भी होता है। यहाँ जो कर्मचारी को वार्निंग दी जाती है, वो एक चेतावनी दी जाती है कि आप सुधर जाओ, अन्यथा आपके विरुद्ध प्रशासनिक कार्रवाई की जाएगी और आपको SF11 या SF5 जो भी माइनर मेजर जो भी पेनल्टी बनती है वो दी जाएगी। तो ये वार्निंग तो एक चेतावनी के रूप में दी जाती है कि आप अपने कार्य में सुधार करें, आपको आगाह किया जाता है वार्निंग लेटर के लिए। तो ये जो वार्निंग लेटर मिलता है आपको, वार्निंग जो दी जाती है, ये सर्विस रिकॉर्ड में दर्ज नहीं होती है, ये सिर्फ कर्मचारी को आगाह करने के लिए दिया जाता है। ऑप्शन सी आपके यहाँ करेक्ट हो जाएगा, ऑप्शन सी। वार्निंग देने के बाद भी कर्मचारी नहीं सुधरता है तो फिर उसके प्रति अनुशासनात्मक कार्रवाई की जाती है। व्हाट इज द न्यू कंप्यूटराइज्ड पैकेज इंट्रोड्यूस्ड इन इंडियन रेलवेज फॉर ड्रा, रेलवे में वेतन आहरण के लिए नया कंप्यूटर आधारित कौन सा पैकेज लागू किया गया है। तो वो आई पास किया गया है, ऑप्शन डी अपन यहाँ ले लेंगे। क्वेश्चन नंबर 101, राजभाषा अधिनियम की धारा 3(3) कब से प्रवर्तित हुई। तो राजभाषा अधिनियम की धारा जो 3(3) है वो आपके 26 जनवरी 1965 से प्रवर्तित हुई थी। और ये जो राजभाषा अधिनियम है ये आपके 10 मई 1963 को पास हुआ था और इसके ठीक 4 साल बाद ये 10 मई 1967 को ये संशोधित हुआ था। तो राजभाषा अधिनियम है जो आपके 10 मई 1963 को पास हुआ था और 10 मई 1963 को ये संशोधित हुआ था। तो यहाँ धारा 3(3) के बारे में पूछा गया है। तो धारा 3(3) आपके 26 जनवरी 1965 को प्रवर्तित हुई थी। तो ऑप्शन बी आपका यहाँ करेक्ट आंसर हो जाएगा। इसके बाद नेक्स्ट है 102, राजभाषा 102 राजभाषा अधिनियम 1976 में कितने नियम हैं। तो राजभाषा जो अधिनियम है ये आपके 17 जुलाई 1976 को पारित हुआ था और ये अब तक 3 बार संशोधित हो चुका है। पहली बार ये 1987 में संशोधित हुआ, दूसरी बार ये 2007 में संशोधित हुआ और तीसरी बार ये 2011 में संशोधित हुआ। ये तमिलनाडु पर लागू नहीं होता है, यह तमिलनाडु पर लागू नहीं होता है। इसमें जो नियमों की संख्या है वो 12 नियम है, इसमें टोटल 12 नियम है। तो इस प्रश्न में यही पूछा गया था कि राजभाषा अधिनियम में कुल कितने नियम है। तो ये 12 नियम है। तो यहाँ ऑप्शन डी आपका करेक्ट हो जाएगा। उसके बाद हम बात करते हैं साथियों 103 की, कोंकणी किस राज्य की भाषा है। तो कोंकणी है जो आपके गोवा की भाषा है, ऑप्शन डी आपका यहाँ करेक्ट हो जाता है। नेक्स्ट जो प्रश्न है 104, केंद्र सरकार के कर्मचारियों के लिए कौन सा मंत्रालय हिंदी परीक्षा आयोजित करता है। तो ये गृह मंत्रालय करता है, ऑप्शन बी आपका यहाँ करेक्ट हो जाएगा।
ये साल में 2 बार परीक्षाएं आयोजित करता है, मई और नवंबर। साल में ये 2 बार परीक्षाएं आयोजित करता है, मई और नवंबर। उसके बाद 105 है, नगर भाषा राजभाषा कार्यान्वयन समिति की बैठक की आवश्यकता क्या है? तो नगर राजभाषा कार्यान्वयन समिति की जो बैठक है वो 6 महीने में एक बार होती है, यानी 6 मंथ में एक बार होती है, यानी कि एक साल में 1 ईयर में ये 2 बार आयोजित होती है। तो यहाँ प्रश्न पूछा गया है कि समिति की बैठक की आवश्यकता क्या है? तो मासिक, त्रैमासिक, वार्षिक, अर्धवार्षिक। तो यहाँ पे जो आपका राइट आंसर होगा वो ऑप्शन सी होगा, अर्धवार्षिक। नेक्स्ट प्रश्न की बात करें 106, अष्टम अनुसूची में कितनी भाषाएं हैं? तो अष्टम अनुसूची में आपके जो 8वीं अनुसूची है उसमें टोटल 22 भाषाएं हैं। इन 22 भाषाओं में एकमात्र नेपाली भाषा है, एकमात्र जो नेपाली भाषा है वो इसमें सम्मिलित है। और अंग्रेजी भाषा जो है, इंग्लिश अंग्रेजी भाषा है जो इसमें आपके शामिल नहीं है, अंग्रेजी इसमें शामिल नहीं है। एकमात्र विदेशी भाषा नेपाली इसमें शामिल है। तो यहाँ राइट आंसर क्या हो जाएगा? अष्टम अनुसूची में कितनी भाषाएं हैं? तो टोटल यहाँ 22 भाषाएं हैं। इसमें जो हिंदी से संबंधित आर्टिकल हैं वो 343 से 351 तक टोटल 9 अनुच्छेद हैं, जो कि आपके भाग 17 में है, जो कि आपके भाग 17 में है। इसके अलावा जो इसका आर्टिकल 343 एक है, उसमें हिंदी स्क्रिप्ट यानी जो राजभाषा है हमारी हिंदी, उसकी देवनागरी लिपि में होगी, देवनागरी लिपि में होगी हिंदी भाषा जो हमारी, वो अनुच्छेद आपके 343 एक में है। तो यहाँ राइट आंसर क्या बनेगा आपका? अष्टम अनुसूची में कितनी भाषाएं हैं? तो यहाँ 22 भाषाएं हैं। ऑप्शन सी आपका यहाँ बिल्कुल करेक्ट हो जाता है। उसके बाद हम बात करते हैं 107, संसदीय राजभाषा समिति में कितने सदस्य होते हैं? तो ये लोकसभा के 20 होते हैं और राज्यसभा के 10 होते हैं, दोनों मिला के ये आपके 30 हो जाते हैं, जो कि ऑप्शन डी में दिया हुआ है। तो यहाँ आपका राइट हो जाएगा, ऑप्शन डी आपका यहाँ राइट हो जाएगा। ये जो 20 दिया हुआ है ये लोकसभा का दिया हुआ है, 15 और 25 का यहाँ कोई औचित्य नहीं है। उसके बाद हम देखते हैं 108, निम्न में से कौन सा राज्य ख क्षेत्र में नहीं आता है? तो ख क्षेत्र के लिए पंगु चंद्र मदान यानी पंजाब, गुजरात, महाराष्ट्र, ये तीनों आपके ख क्षेत्र में आते हैं, पंजाब, गुजरात, महाराष्ट्र। इसके अलावा आपके चंडीगढ़, दादर नगर हवेली एवं दमन दीव समूह भी ख क्षेत्र में आते हैं। हिमाचल प्रदेश है जो ये आपके क क्षेत्र के अंतर्गत आते हैं। क में टोटल 11 है, 11 में मैं आपको बता देता हूँ, बिहार, झारखंड, छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश, उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश, हरियाणा, हिमाचल प्रदेश, राजस्थान, अंडमान निकोबार द्वीप समूह, दिल्ली एवं संघ राज्य क्षेत्र, ये टोटल 11 हैं। और 6 आपके कै क्षेत्र में है, पंगु चंद्र मदान यानी महाराष्ट्र, गुजरात, पंजाब, चंडीगढ़, दमन दीव समूह एवं दादरा नगर हवेली, ये 6 आपके ख में है। बाकी बचे जो आपके ग में सारे आ जाएंगे। तो यहाँ पे जो आपका हिमाचल प्रदेश है वो कै क्षेत्र में है। तो आपका राइट आंसर यहाँ क्या हो जाएगा? ऑप्शन डी, 108 में आपका डी आंसर यहाँ हो जाएगा। उसके बाद हम बात करते हैं 109 की, विश्व हिंदी दिवस कब मनाया जाता है? तो विश्व हिंदी दिवस आपके 10 जनवरी को मनाया जाता है, 10 जनवरी को विश्व हिंदी दिवस मनाया जाता है। और राष्ट्रीय हिंदी दिवस आपके 14 सितंबर को मनाया जाता है। ये 14 सितंबर हम 1953 से रेगुलर मनाते आ रहे हैं और 10 जनवरी हम 2006 से रेगुलर मनाते आ रहे हैं। उसके बाद हम तो यहाँ आंसर क्या हुआ? 10 जनवरी, ऑप्शन कै का मतलब ऑप्शन ए यहाँ आपका राइट हो जाएगा। उसके बाद प्रश्न नंबर 110 की बात करते हैं। 110 में है, निम्नलिखित में से कौन सी भाषा अष्टम अनुसूची में सम्मिलित नहीं है? निम्न में से कौन सी भाषा अष्टम अनुसूची में सम्मिलित नहीं है? तो नेपाली एकमात्र विदेशी भाषा है जो कि 22 भाषाओं में शामिल है, और ये 22 भाषाएं आपकी 8वीं अनुसूची में शामिल है। असमिया है जो भी 22 भाषाओं में शामिल है, और कश्मीरी भी आपके 22 भाषाओं में शामिल है। ये जो अवधी भाषा है ये 22 भाषाओं में सम्मिलित नहीं है, ये जो अवधी भाषा है ये आपकी 22 भाषाओं में शामिल नहीं है। तो यही आपका आंसर यहाँ डी आंसर हो जाएगा। तो चलिए साथियों, ये था आपका जेई का पेपर बीकानेर डिवीजन का, जो कि एनडब्ल्यूआर के अंतर्गत आता है। तो इसमें 110 प्रश्न हमारे पूरे सोल्व होते हैं। चलिए, थैंक यू वेरी मच, थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। किसी प्रकार की जानकारी और पूछताछ के लिए आप 24 आवर्स इन नंबरों पर 800383
264264008 जो स्क्रीन पे नंबर चल रहा है, आप उस पे 24 आवर्स कॉल कर सकते हैं, व्हाट्सएप मैसेज कर सकते हैं इसी प्रकार की जानकारी के लिए। तो थैंक यू वेरी मच, थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो द एंड। फिर मिलेंगे हम एक नए वीडियो में एक नए पेपर के साथ, तब तक आज्ञा दीजिए, धन्यवाद।